बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इस्लामिक फ़ाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़। पूरा हम लोगों को मेरा ख़्याल है कि एक महीना हो गया, एक महीने से ज़्यादा हो गया कि हम लोग वापस ऑन एयर आए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों की रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। उम्मीद है आप लोगों की ईद उससे अच्छी गुजरी होगी। और आप लोगों को जिस तरह पता है बड़ा अफसोसनाक हादसा भी हुआ है हमारी इस्लामी भाइयों के साथ और बहनों के साथ पैलेस्टाइन के अंदर। उन लोगों के लिए सब के लिए माय हार्टीएस्ट कंडोलेंसेस ऑन व्हाट्स हैपन टू देम। और आई होप कि हम लोग एज अ नेशन उन सबको सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा, अब हम लोग प्रोग्राम की नौइयत पे चले जाते हैं। इस्लामिक फ़ाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़, आप लोगों को पता है हम लोग जिस तरह हर हफ्ते यहाँ आके आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियल, वो भी फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो होपफुली हम लोग आपको एक जनरल एडवाइस देंगे। तो आज मेरे पास दो बड़े अच्छे गेस्ट्स आए हैं। पहला मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं उनका। जो हमारे पहले गेस्ट हैं उनका नाम है सलमान बख्श। Salman is a financial advisor, and he used to work in Al Rayyan Bank as well. और काफ़ी बैंक्स के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है, इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। और आप कन्वेंशनल मॉर्गेजेस भी करते हैं, तो इसके अंदर एडवांटेज ये होगी कि विल बी एबल टू फाइंड आउट फर्स्ट कि इस्लामिक मॉर्गेज क्या है, हाउ डज इट कंपेयर टू कन्वेंशनल मॉर्गेज एज वेल। तो अस्सलाम वालेकुम सलमान, जी, फर्स्ट ऑफ वालेकुम ऑल अस्सलाम भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और वो बहुत भी शुक्रिया। इस कोविड के दरिया में। जी, बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर एंड वी वुड लाइक टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द कम्युनिटी, तो इट्स अ गुड ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, फैंटास्टिक। अच्छा, जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं अदनान जमील। ही इज़ अ बिजनेसमैन और स्पेशलाइजेज इन टेलीकॉम। अब मैं ये चाह रहा था कि एक ओवरऑल भी हमें पता चलना चाहिए कि क्या एक्चुअली बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है इस वक्त, स्पेशली विद द कोविड प्रॉब्लम्स एंड ग्लोबल रिसेशन एंड सो एंड सो फोर्थ। काफ़ी जो हमारी कम्युनिटी के बिजनेसमैन हैं वो ये एक किस्म की सोर्स भी चाहते हैं और पता भी करना चाहते हैं कि एक्चुअली दुनिया में हो क्या रहा है, और आया कि कौन सी स्कीम्स अवेलेबल हैं, कौन सी हेल्प अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अदनान के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान, वालेकुम अगेन सलाम। थैंक यू सो मच, आप आए हैं। माय प्लेजर। और सारे सुनने वाले देखने वालों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सलमान, सबसे पहले तो आपसे हम लोग सवाल करेंगे ये इस्लामिक मोर्गेजेस के बारे में जी, कि व्हाट इज़ एन इस्लामिक मोर्गेज। देखिए जी, बिफोर वी गो इनटू दैट, आई थिंक सो हमें ये समझना चाहिए कि इस्लामिक बैंक्स क्यों डिफ़र करते हैं नॉर्मल बैंक से। ठीक है जी, देन मैं बेहतर समझा सकता हूँ हमारे व्यूअर्स को कि जी इस्लामिक फाइनेंस या इस्लामिक जिसको मोर्गेज कहते हैं कि ये क्यों हलाल है और क्यों डिफरेंट है। जो इस्लामिक बैंक्स हैं, हम लोगों को पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो जो हैं दे आर ऑल्सो रेगुलेटेड लाइक नॉर्मल बैंक्स जी। with the FCA and the PRA in the UK. Magar, they are also then regulated by a Sharia supervisory body. So ठीक है जी? basically they have two bodies that are actually Exactly. Double regulations है उनके ज़्यादा, they have to conform to more strict standards. ठीक है जी? और उसमें फ़र्क ये है कि उनके पास ये है कि they cannot invest in anything which is non-Sharia. ठीक है जी? तो नॉन शरिया, फॉर इंस्टेंस क्या चीज़ें हैं नॉन मैं शरिया? जैसे नॉर्मल बैंक्स हैं, आपने वहाँ पैसे अपने इन्वेस्ट किए 50,000 पाउंड्स, तो वो 50,000 पाउंड्स किसी को दे सकते हैं, कोई पब ख़रीदने के लिए, कोई कसिनो ख़रीदने के लिए, कोई टबैको की रिलेटेड इंडस्ट्री ख़रीदने के लिए। तो एथिकल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में यही डिफरेंस आता है कि इस्लामिक बैंक्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। they cannot invest the money or the funds that people, जैसे हम लोग हैं, the people that जो savings रखते हैं, they cannot invest it in anything which is non-Sharia compliant. तो वो that पैसा is invested in an ethical way. ठीक है जी? So that's the major difference. और उनके पास जो पैसा आ रहा होता है वो भी it is basically not related to interest. वो invest, it comes from either, जैसे अल रयान बैंक है, it comes from the कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी QIA। ठीक है जी? एंड जो आप लोग यहाँ यूके में सेविंग्स की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अल रयान बैंक में, दैट इज़ द फंड्स दैट दे यूटिलाइज। तो वो पैसे किसी और बैंक से नहीं आ रहे थे, देयर इज़ नो रिबा associated. So that's the difference. The Islamic banks do not operate like a conventional bank. Yes, ये regulatory reasons, then the investment reasons and the money sources. तो ये लोगों को पता नहीं होता अक्सर कि ये
they are operating in very strict standards. So when you're actually talking about halal mortgages, in actual fact, it is halal in terms of, you're not having any investments jahan par alcohol, gambling and anything that's against the principles of Islam. Exactly. I think so. It's also कि it's not against the principles of Islam और लोगों को शायद लगता है कि क्योंकि it is a mortgage तो ये और normal mortgages एक जैसी हैं. हालांकि ऐसा है नहीं. There are many differences in it. It's not one. There are quite a few differences which hopefully during the program. आगे जाके during the program हम लोग इसको करते रहेंगे. Adnan, thank you so much. आप you're involved in the telecom business and obviously you're an entrepreneur और क्या हालात हैं इस वक्त मुल्क के मतलब सारे कुछ we see all sorts of reports on television retail businesses especially high street business जो है वो तो बिल्कुल ही रद्दी हुआ है बिकॉज दुकानें ही नहीं खुली हुई जी और मैं असल में शुरू करूंगा अपने सेक्टर से जो टेलीकॉम या आईटी का सेक्टर है. हाँ आईटी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इस मुश्किल हालात में हमारा सेक्टर बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया क्योंकि ऑब्वियसली बिफोर you were going and meeting people, you had conferences, you had meetings. Now, I think 80% of that has moved to audio conferences, video conferences. Everything is going on the cloud. People, they've got this trend working from home. अब ये होगा कि मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियां जिन्होंने बड़े expensive offices लिए हुए थे, they're going to sort of cut it into half. You're right. And promote people to work from home. They are more productive. And cost-wise, it's less cost. Technology actually has played a major role in this. जहाँ पे और industries हैं, aviation की है, जिस आपने जिक्र किया, fashion industry है, they've suffered. But telecommunication and IT, it's grown in these last 2 years. And actually, it's become a hub where it's helping smaller businesses as well. Exactly. जिस तरह आपने कहा है कि बड़ा वो Zoom conferencing and so on so audio forth. conferences, That's gone video straight through the conferences. पहले आप ये करते थे कि लोगों को बुलाते थे आपके computers, printers वो setup करें. Now everything is in cloud. आपको घर में आपके इंटरनेट के थ्रू सारी वो सर्विसेज मिल रही हैं जो आपको ऑफिसेज में you used to pay maybe 10 times more money to get those services you are getting at home at a very low cost. Absolutely, absolutely. नाज़रीन मैं आपसे गुजारिश ये भी करूँगा कि आप कॉल भी करें हमें और any questions in regards to mortgages या in regards to even setting up a business कि what's required and so on so forth. By all means आप हमें फ़ोन करें. सबसे पहले हम लोग कॉल पे चलते हैं फिर उसके बाद आगे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम. जी कौन साहिबा बोल रही हैं? From London. I would like to know that in Islamic finance properties, can we invest money? Can I ask you आपका नाम क्या है पहले? मेरी नाम सुरैया. Sulayya, thank you so much. London से. Sorry, what was the question again? We like to invest some money, but we don't know. Obviously, we are looking for Islamic Sharia something, where no interest, not interest based. I mean, everything will be halal. So, can I get someone's telephone number? Then my husband can talk over the phone about the investment. Absolutely. आप इस तरह कर सकती हैं कि what you can do is you can leave your telephone number behind. That's not a problem at all. And we can certainly. But sorry, can I just? हाँ ये आप सलमान आप ज़रा इसका. जी अस्सलाम वालेकुम. Well, thank you for your question first of all. देखिए जी, there are many opportunities here in the UK also where you can make halal investments, and the banks that are out there which are slightly known also. Al Rayyan Bank is there. There's Gatehouse Bank, and what they offer is basically, as I was mentioning before, that the money you invest with them, they will be offering you profits, and the way they are earning the profits is by having partnerships with other people who are buying property or assets, right? So they are generating profit in the bank in a halal way, and then you are getting a part of that profit. So if you go to the website of Al Rayyan Bank or Gatehouse Bank, you will find that there are many options of investments, whether they are fixed or you can do it like, they even have current accounts but that have no profits, but you have ISAs and other options of investment. So they are definitely halal because they have been checked by different muftis,
and the certificates of the muftis are on the website next to the product, so you can verify who the muftis are who have given the fatwa for it. So that's definitely should be something that you can look into to invest. हाँ, आप सालिहा इस तरह भी करें कि आप अपना टेलीफोन नंबर पीछे छोड़ दें with our producers, and either Salman या Adnan will come back to you and go a little slightly more in detail in terms of what you can actually do, what kind of investment you want to make, and so on and so forth. I think there might be a little More direction. details to it, हाँ, yeah, definitely. हाँ, थोड़ा सा ज़रा आपकी हेल्प कर देंगे. जी जी, नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. आप अपनी टीवी की आवाज़ अगर हल्की कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. अच्छा जी, आप अपना नाम बताएंगे. मेरा नाम खालिद शेख है. खालिद शेख जी, मैं सलाउ से हूँ. सलमान साहब से एक क्वेश्चन करना था कि व्हाई डज द कस्टमर हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी अंडर HPP कॉन्ट्रैक्ट. Why does the customer have to pay stamp duty under the HPP, home purchase PP contract? जी, बहुत शुक्रिया. Thank you very much for your question, Khalid Saab. Yes, so basically there's a background to it. Home purchase plan, when you take Islamic finance, Ali, basically what happens that the property is on the bank's name, right? So that's why I think so the question, this question is arised because of that, because it's on the bank's name. So why is the customer paying the stamp duty? The end objective of the home purchase plan or Islamic finance is that the customer basically becomes the owner of the property, and the bank is a partner in the transaction. So because of that reason, that the applicant or the customer will become the owner is the reason why that the stamp duty is paid by the applicant or the customer in this case. And also I think so there's another point related to this which you need to understand, that although every time the ownership changes in the UK, you have to pay stamp duty, but the government of the UK or HMRC recognizes that this in Islamic finance, the reason why the bank is the owner is because that they are fulfilling the Sharia conditions. So you don't have to pay stamp duty 2 times while the ownership changes from the bank to you when you have paid off the finance. I hope that answers. That was a very... Achha, so from a conventional mortgage point of view, how does it work? You would pay? That's one of the differences. Conventional mortgage, day one, the bank gives you the money and the property is on your name because they are charging interest on the money they have given. Unlike Islamic finance, the bank is your partner in the transaction. So that's why they don't put it on your name, because they are a partner of the property. So that's one of the differences in conventional and Islamic finance. Sheikh Saab, thank you very much for your call. I hope कि जवाब आपको सही मिल गया होगा. Thank you so much. अच्छा हाँ, तो sorry, coming back to you, थोड़ा ज़रा business का थोड़ा सा ज़रा बात भी करें, क्योंकि if there are any questions के जहाँ पर people have in regards to ये आपको पता है, obviously बात है, COVID का situation हुई है, तो there are lots of things that the government actually helped with. For instance, the furlough scheme, bonuses मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. थोड़ा सा उसके अंदर ज़रा अदनान आप एक्सप्लेन करें, बल्कि आप दोनों एक्सप्लेन करें, दोनों इकट्ठे, कि ये है क्या, how does it work, and how can our viewers benefit from something like this? मैं समझता हूँ कि हम खासकर पाकिस्तानी मुसलमान जो इस मुल्क में रह रहे हैं बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो कई और मुल्कों में हमारे मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रही. उनमें से एक फरलो की स्कीम है, where if you don't have a work, your employer can engage you 20-30% and rest the money is paid by the government. I think it's 80%, no? 80% is 20, paid. 30, 40, 50, you can go to 80% maximum. And I think the maximum is about £2,500. 2,500, 2,550 or something like that, similar to that. Right. उसके अलावा अगर आपका अपना business है, you are self-employed, and it's been there for 3-4 years, there are such easy ways to get something called bounce back loans. What it means that if you're sort of struggling in your business, you can apply for that, and I think within 10 minutes the bank takes a decision and money is transferred into your account. अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं अदनान और सलमान, ये मुझे बताएं कि जो bounce back loan है, do they then go into your tax returns and
accounts and so on and so forth के यार It's basically a loan. देखें, there are two things. एक तो obviously we're not giving. It's not financial No, advice. this it's is technical. general advice. It's general Yes, advice. absolutely general. We need to. But ये इसमें there are two kinds of financial loans that are coming up now. Tell 5,000 to 50,000. It's called a bounce back loan. And obviously your business has to be suffering कि उसमें आपको कोई affect हुआ हो कोरोना वायरस से, तो आप जिस बैंक में आपका बिजनेस अकाउंट होता है आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं टिल 50,000 pounds. एंड इसमें अच्छी बात ये है कि बिकॉज इंटरेस्ट ऑब्वियसली हमारी कम्युनिटी में इस्लाम में इज़ नॉट परमिटेड, तो इसमें फर्स्ट ईयर इज़ इंटरेस्ट फ्री. तो अगर आप लें एंड यू कैन रिटर्न इट विद इन द ईयर, तो देयर इज नो इंटरेस्ट इन There is no interest, exactly. बट ये कि यस एंड देन देयर इज अ सेकंड लोन, इट्स कॉल्ड द. मैं आपको अभी थोड़ा सा विल कम बैक ऑन दैट. पहले हम लोग एक कॉल पे चले जाते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी आपका नाम? जी मेरा नाम जुहेब सैयद है. जुहेब सैयद. जी जुहेब, आप कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो ये बताएं. मैं लंदन से बोल रहा हूँ, वेस्ट लंदन. जी हुक्म आपका क्वेश्चन. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि इस्लामिक मॉर्गेज का अगर हम लोग लेना चाहें तो उसके लिए कितनी सैलरी शो करानी पड़ती है, और अपना ये कि मतलब कितनी सैलरी होनी चाहिए और कितना, क्योंकि मैंने तो घर देखा है, वो देखा है 570,000 पाउंड का. जी तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे अगर पता चल जाए कि ये किस तरह हम इसको डील करेंगे, किस तरह करेंगे, कैसे इसकी फीस क्या होती है, क्या किस तरह चलता है. अच्छा, क्योंकि मैं पहली दफा घर बाय कर रहा हूँ. डिपॉजिट की. अच्छा, फर्स्ट टाइम बायर हैं आप. अच्छा जी. कि आप ये पता करना चाहते हैं डिपॉजिट कितना डालना है, टर्म्स क्या होंगी एंड सो फोर्थ. मेरा ख्याल है इसके लिए सलमान इज योर मैन. सलमान जी थोड़ा सा जरा आप अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन जुहेब. देखिए इसमें ये थोड़ा सा एज आई सेड आई कांट बी गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स एंड गिविंग फाइनेंशियल एडवाइस. मैं जनरली ये बता सकता हूँ जनरल एडवाइस कि इस्लामिक फाइनेंस में इस वक्त मिनिमम डिपॉजिट जो रिक्वायर्ड है इज़ 20%. ऑब्वियसली कन्वेंशनल हमें आई डू नो कि दूसरे बैंक्स 5% की बात कर रहे होते हैं, बट व्हेन वी टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट इस्लामिक फाइनेंस, इस वक्त मिनिमम फाइनेंस टू बाय योर ओन फर्स्ट होम इज़ 20%. तो ये 1,14,000 बना 570,000 पे. जी बिल्कुल. और इसमें ये है कि ऑब्वियसली देयर मच मैनी मोर डिटेल्स जो इसके अंदर हमें डिटेल्स में जाना पड़ता है, अफोर्डेबिलिटी देखनी पड़ती है. बट एक तो ये सिनेरियो, एंड यस ऑब्वियसली अगर बाय टू लेट हो तो उसमें डिफरेंट है, बट बाय टू लेट का भी मिनिमम फॉर इस्लामिक फाइनेंस इज़ 20%. बट ये है कि आप अगर अपनी डिटेल्स छोड़ें तो डेफिनेटली वी कैन देन गेट इनटू मोर डिटेल्स एंड आपको हम ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इसके लिए. वो जुहेब इस तरह करें आप कि आप अपना टेलीफोन नंबर पीछे छोड़ दें, ठीक है, एंड सलमान विल गिव यू अ कॉल और वो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली किस तरह करना है, कैसे करना है. तो ऑब्वियसली बात है एवरी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होती है, तो आप ज़रूर अपना नंबर छोड़ दें. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. जी कौन सा बोल रहे हैं? माय कॉल. मैं दानिश सदीकी बोल रहा हूँ फ्रॉम विंबलडन लंदन. अच्छा जी सिद्दीकी साहब हुक्म. As a young British Muslim, I just wanted to know what are the key differences between an Islamic mortgage and a conventional mortgage. They look like they're the same. Right, okay, that's a very interesting question. There are actually fundamental differences, by the way, but I'm going to let Salman actually explain everything to you on this. नहीं, अस्सलाम वालेकुम. Thank you, Danish साहब, for your question. जी, this is a question I think so I've been asked many times. एंड इसमें ये है कि ये चीज़ हमें काफ़ी गौर से इसका सिंपल जो विल गो इनटू डिटेल. मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल इस तरह बता सकता हूँ दानिश साहब कि आप जब चिकन भी खरीदते होंगे, बेबी चिकन. आप इंग्लिश में बता दें उनको. अच्छा. क्योंकि वो उन्होंने अंग्रेजी में सवाल किया तो अच्छा, हम लोगों का एक जी दैट्स फाइन. So Danish, the thing is that when you go to buy chicken on your daily shop, weekly shop, you go to Tesco's and the baby chicken is available for £1.5 at Tesco themselves, but then you still go downstairs to National Halal and you buy the baby chicken from there, right? They're both chickens, they look the same, right? Yeah. But the main important point is the process that the chicken has gone through in National Halal is different because it's halal process that is differentiating that chicken. So similar is with halal finance, that both results you will get a house at the end. Right? But the process that the house goes through a mortgage
is not Sharia compliant. And the process that a house with HPP or Islamic finance it goes through, it makes it Sharia, makes it halal or legible for us. Now, obviously, it is the process. Why it's different? There are many reasons, but the main reasons are the process. First of all, the money that is used comes from halal sources. That's number one. Number two, you need to understand that a Sharia finance has 4 contracts, right? And the 4 contracts are a partnership contract, which technically is called a diminishing musharaka with ijara. Then it has a contract which is diminishing musharaka. Then it comes the second contract is the rental contract, ijara. Third is wakala or agency agreement, and fourth is legal charge. So 4 agreements in Islamic finance, while in a mortgage there is only one agreement, which is a legal charge. If you don't pay the bank can take your house. So the agreements, the source of money, and last, Islamic finance, the fatwas that the scholars have given, that makes it halal. So 3 things, major differences. It's the process that the house goes through. It is halal. And explain to you as before as well where the money is coming from, how that investment is coming into the bank as well, and so on and so forth. Thank you so much. Really, really appreciate your call. Thank you so much. I hope that answers your question, and I hope कि हमारे नाज़रीन को फ़ायदा हो रहा होगा. अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे ये अपना बोनस बैक लोन्स का, बाउंस बैक लोन का. तो ये क्या आप एक्सप्लेन कर रहे थे आप दोनों के बीच में ही. अदनान, आप भी थोड़ा सा बताएं हमें कि क्या ये बाउंस बैक लोन, जिस तरह पहले बात हो रही थी कि अगर आपके बिजनेस को कोविड की वजह से कोई इफेक्ट हुआ, यू लॉस्ट revenues, you lost margins. So the banks, with the backing of the government, they facilitate these loans for you. और सलमान बता रहे थे कि from 5 till 50,000 you can get it. अच्छा, can I ask you one question? How many times can you apply for this loan as well? Once. Is it just a once? Once per business. You can, if you, for example, are eligible for 50,000 and you've taken 25 once, then you can apply again. It's the limit you can finish. Okay, so how is the eligibility It's determined by the, very good question in fact, it's determined by the turnover of your company. So for example, your turnover is 100,000 for the year, then you're eligible for 25%, which is 25,000. And yes, you can apply again till you have used your limit. So basically they will look at your accounts. In that sense, they will ask you, and they will ask you. I don't think that they're going to go to your company's house and drag all the paper down, but they will ask you in good faith, and you tell them. That's right. So everything is done in good faith. With the bounce back loan, yes. Am I right in saying that? I don't know. I would say that you should be very careful in what information you provided, because of course, absolutely. On company's house everything is available. So if you, for example, say X and there is Y there, then you are basically contradicting yourself. No, not only contradicting, it's deception as well, and that is also un-Islamic. Definitely, and I think so that is very unethical, let's put it this way. Absolutely. और अली, जिस तरह आपने बात की, अगर हम ये bounce back loan लेते हैं, I think for first 12 months or 18 months you don't have to pay any interest on it. अगर आप वो लेते हैं, आपका बिजनेस कुछ थोड़ा बेहतर होता है, before that time comes, you should pay it back. So then obviously it becomes, in a way, it becomes halal. They have extended. अच्छा नाज़रीन, हम लोग अब एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर जाएंगे. ब्रेक के बाद उस साइड पे हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे. हमारे पास कॉलर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं कॉल के ऊपर. थैंक यू सो मच फॉर एंड सॉरी, ब्रेक के बाद आपका इंशाल्लाह ताला सवाल भी लेंगे. थैंक यू सो मच.